हेलो लर्नर्स, कैसे हो आप सब? होप सो आप मेरी वीडियोस देख रहे होगे। बच्चों, आज मैं आपको सीबीएसई में जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में वीडियो लाई हूँ। बच्चों, आपने बहुत सारे वीडियोस और लिंक्स में और अलग अलग रील्स में देखा होगा कि सीबीएसई ने अपने पैटर्न में कुछ ना कुछ चेंज किया है, लेकिन वो क्या चेंज है? कुछ वीडियोस में आपको कुछ चेंजेस पता चलते हैं, कुछ पॉइंट्स में। आज मैं भी सब तरह के पॉइंट्स को आपके सामने लाई हूँ और आपको पता चलेगा कि सीबीएसई ने 10th और 12th बोर्ड एग्जाम्स में क्या चेंजेस लाए हैं। हम इसको ध्यान से देखेंगे वीडियो को, और अगर आपको अच्छा लगेगा प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मेरे और वीडियोस भी देखें आप, जो कि साइंस से रिलेटेड हैं, साइंस क्लास 10th बोर्ड से सीबीएसई से रिलेटेड हैं, तो आप वो वीडियोस भी देखिएगा। तो बच्चों, क्या चेंजेस लाए सीबीएसई, जिससे सब बच्चों के ऊपर, उनके पेरेंट्स के ऊपर काफी असर हुआ है और सब ये सोच रहे हैं कि क्या कैसा होगा एग्जाम, क्या ये टफ होगा कि ये अब इजी हो गया है। देखिए, अगर मैं अपनी नॉर्मल राय दूं तो कैसा हो गया है सीबीएसई, ये डिपेंड करता है कि आपकी स्टडी लेवल कैसा है बच्चों। बस अभी जो एम्फेसिस किया गया है स्टडी पे सीबीएसई में, ये एम्फेसिस किया गया है कि बच्चे अच्छे से डेप्थ में पेपर्स को पढ़ें, सब्जेक्ट्स को पढ़ें और फिर एग्जाम दें। ये कैसे बच्चों? देखिए, फर्स्ट सीबीएसई ने जो चेंज किया है वो है कि कोई भी डिवीजन या ग्रेड या डिस्टिंक्शन नहीं दिया जाएगा बच्चों को सीबीएसई बोर्ड में। मतलब जो भी आपके मार्क्स आते हैं वो मार्क्स में आपकी मार्कशीट रहेगी, उसमें परसेंटेज होगी, टोटल ग्रांड टोटल होगा, मार्क्स होगी, लेकिन नो डिवीजन, नो डिस्टिंक्शन विल बी गिवन टू यू। तो ये एक सीबीएसई की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ये वाला चेंज है। सेकेंड चेंज बच्चों क्या है कि सीबीएसई ने रिड्यूस कर दी है नंबर ऑफ एलैबोरेटेड क्वेश्चंस। जो हमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते थे, बहुत लेंदी लिखना पड़ता था, उनमें अपना लैंग्वेज फॉर्म करना पड़ता था, उस क्वेश्चंस को उन्होंने बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया है। उन्होंने उस क्वेश्चंस में चेंज ला दिए हैं। हाँ, आज भी आपके पास 5 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, जिसको देख के आपको लगेगा, आप राय बनाते थे कि ये 5, 4, 3 मार्क्स के क्वेश्चन का हमें एलोबरेट करना है, हमें डिस्क्रिप्शन लिखना है। नहीं, लेकिन नहीं, सीबीएसई ने यही चेंज किया है। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने यही 5, 4 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को डिवाइड कर दिया है। मतलब जैसे समझो एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में 1 मार्क के 2 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको 1 वर्ड में आंसर देना होगा या वन लाइन का सेंटेंस लिखना होगा, और 2 मार्क्स में एक दूसरा क्वेश्चन होगा जिसका स्पेसिफिक आपको आंसर देना होगा, है ना। आपको क्वेश्चन भी इसी तरह का होगा जो डिवाइड करेगा। उसी क्वेश्चन में 3 सेक्शन पार्ट्स डिवाइडेड होंगे और उनको आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। ऐसे ही 4 नंबर के क्वेश्चंस हैं। हो सकता है आपको 3 ऐसे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस मिले, 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिले। ऐसे ही आपको 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में है, उसमें हो सकता है आपको 2 मार्क्स में 2 क्वेश्चंस मिल जाए और एक 1 मार्क में मिले, या फिर वाइस वर्सा, कुछ भी हो सकता है। 1 मार्क्स से क्वेश्चन ज्यादा हो या 2 मार्क्स में हो, लेकिन क्वेश्चन विल बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स जिनके आपको अलग अलग आंसर देने हैं। उनमें आपको अपनी लैंग्वेज फॉर्म करके कोई स्टोरी लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी रट्टाफिकेशन काम नहीं आएगा बच्चों। आपकी जो नॉलेज है वही काम आएगी। जो नॉलेज से आपने पढ़ा होगा, अगर वो स्पेसिफिक आंसर आपसे जो पूछा गया वो आप लिखोगे तो यू विल स्कोर मच, आप पे बहुत अच्छा स्कोर आएगा, आप बहुत अच्छा सा स्कोर करोगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ये 5, 4 मार्क्स के क्वेश्चन थी, सब डिवाइडेड हो गए हैं अपने पार्ट्स में, और इनको आपको अलग अलग जो भी पूछा गया उसका स्पेसिफिक आंसर देना है। उसको बहुत एलोबरेट डिस्क्रिप्टिव आंसर नहीं देना है, जैसे पहले कॉपियां भरी जाती थी, 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 5 पेपर्स लिखे जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। जितना पूछा गया है उतना ही आंसर देना है, उसी के मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसमें एक चीज और भी है बच्चों, जो ये क्वेश्चंस होंगे ये रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। मतलब एक एप्लीकेबल क्वेश्चंस होंगे जिनमें आपसे पूछा जाएगा कि आप अपनी किसी थ्योरीज जो आपने पढ़ी हुई हैं उनको अप्लाई करो। ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चंस भी कहते हैं हम, रियल लाइफ एग्जांपल्स क्वेश्चंस, केस बेस्ड। आपको कोई केस दे दिया गया कि इस तरह से कुछ हुआ है
जैसे मैं आपके लिए क्वेश्चंस भी लाऊंगी उस तरह के, तो क्वेश्चंस आपको इस तरह के दिए जाएंगे, केस बेस्ड होंगे। आपको उनको केस पढ़ के पूरे क्वेश्चंस का आंसर उसी तरह से देना पड़ेगा और उसी तरह से क्वेश्चन फ्रेम होंगे जो कि डिवाइडेड होंगे अपने अलग अलग पार्ट्स में, उनका अलग अलग पार्ट्स का आपको आंसर देना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये जो क्वेश्चंस होंगे ये कंसेप्चुअल होंगे। कंसेप्ट आपका पूरा, अगर आपने कंसेप्चुअल स्टडी करी है, कंसेप्ट से रिलेटेड बिल्कुल कि जो भी आप थ्योरी लिख रहे हो किस कंसेप्ट पे बेस्ड है, कंसेप्ट आपको याद होगा तो आप अच्छे से आंसर अपना दे पाओगे। नेक्स्ट है, हमने 2 पॉइंट्स डिस्कस करे अभी, एक तो डिवीजन और डिस्टिंक्शन का। नेक्स्ट पॉइंट हमने ये वाला कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है वो कैसे होंगे। नेक्स्ट है इंटरनल असेसमेंट्स इस बार 40% स्कोर करेगा। मतलब अगर 60-40 का रेशियो होगा तो आपका जो रिटर्न पेपर आप एग्जाम दोगे बोर्ड का वो 60% आपका लेगा, लेकिन आपके जो इंटरनल पेपर्स हैं जो आपके स्कूल में होते हैं, मतलब या तो इन द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट्स, इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट्स, इन द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिकल्स या यूनिट टेस्ट और व्हाटएवर, ठीक है, तो जो भी आपके टेस्ट के फॉर्म में जो भी आपकी इंटरनल स्कोरिंग होती है वो 40% मार्क्स आपके बोर्ड में कैरी करेगी। तो बच्चों ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि अगर आपने अपना इंटरनल असेसमेंट, ये जो आपका इंटरनल जो आपके एग्जामिनर के हाथ में है, आपके स्कूल के हाथ में है, ये मार्क्स आपके चले जाएंगे बच्चों, तो फिर आपकी परसेंटेज, आपका जो पूरा टोटल है वो बिगड़ सकता है ना। आपकी परसेंटाइल स्कोर पूरी बिगड़ जाएगी अगर आपका इंटरनल सही नहीं होगा। देखो बच्चों, यहाँ पे ये आता है कि थोड़ा सा आप रेगुलरिटी जो रखते हो स्कूल्स में, जो आप टीचर्स की नज़र में रहते हो, आप अपने अच्छे वर्क को अच्छे से करते हो, कॉपीज़ बराबर आपकी चेक होती हैं, आप रिस्पॉन्स अच्छे से करते हो, आप क्लास में एक्टिव रहते हो, आप कोई प्रैक्टिकल्स नहीं छोड़ते हो, और एज वेल एज आप लैब में या कोई भी प्रोजेक्ट्स आपको दिया जाता है आप टाइम पर सबमिट करते हो, आपकी राइटिंग एज वेल एज आपका वे ऑफ प्रेजेंटिंग योर टॉपिक व्हाटएवर इज गिवन टू यू, तो इस पर आपका इंटरनल मार्क्स बहुत मैटर करता है ना बच्चों। तो याद रखना, अब तो खैर इतना टाइम नहीं है कि आपको इतना लगे, लेकिन व्हाटएवर इज इन योर हैंड्स इज टू जस्ट कैरी योर इंटरनल मार्क्स अप टू सच अ लेवल दैट कि आपके बोर्ड का जो मार्क्स हैं वो डिफर नहीं करें। कहीं आप इतना मेहनत कर लो बोर्ड के पेपर में तो आपके अच्छे मार्क्स आ गए, लेकिन आपके टीचर्स ने फिर आपके कहीं ना कहीं इंटरनल्स में मार्क्स काट लिए, तो नेचुरली आपकी परसेंटेज अफेक्ट होगी बच्चों। तो ध्यान रखना इस चीज़ का कि दोनों को मिलाकर आपकी ग्रांड टोटल बनेगा, है ना, और ये 40% कैरी कर रहा है, तो बी अवेयर ऑफ दिस। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों ये है कि दिस व्हाटएवर आई एम डिस्कसिंग इज 4th पॉइंट। तो ये पॉइंट पे ये है कि आपको 75% अटेंडेंस इज कंपल्सरी टू बी एलिजिबल फॉर CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन। आपकी 75% अटेंडेंस कंपल्सरी होनी चाहिए जिससे आप बोर्ड एग्जामिनेशंस में बैठ पाओ, आप अपना एग्जाम दे पाओ, आपकी अटेंडेंस मैंडेटरी है ना। कोई भी मेडिकल रीजंस व्हाटएवर होते हैं तो आपके इंटरनल्स एग्जामिनर्स को पता होने चाहिए, इफ दे आर रियली मतलब जो मैटर करते हैं इस एग्जाम को, तो वो पता होने चाहिए। अदरवाइज 75% अटेंडेंस इज कंपल्सरी। ओके बच्चों, तो आपको बोर्ड एग्जाम में अगर बैठना है तो याद रखना है कि आपको रेगुलर रहना है, ठीक है ना। अब इतना टाइम बचा नहीं है बोर्ड एग्जाम्स में, है ना, तो थोड़ा सा रेगुलर रहना है। नेक्स्ट एक जो और ज्यादा एक ऐसा हुआ है जो हम लोगों के टाइम पे तो था ही नहीं, बाकी अब एक्सीड हो गया है, ये है सिक्योरिटी मेजरमेंट्स। सिक्योरिटी मेजरमेंट इज अ 5th पॉइंट वी आर डिस्कसिंग नाउ। सिक्योरिटी मेजर्स कैसे बच्चों, जैसे बच्चे कुछ भी चिट ना ले आए, कोई चीटिंग मेजर्स ना ले आए, किसी भी तरह का कुछ अप्लायंसेस ना लेके आए, तो एक CCTV कैमरा उनको वॉच कर रहा होगा। एंड इवन बिफोर सिटिंग इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस यू मस्ट नॉट कैरी एनी टाइप ऑफ गैजेट्स विथ यू लाइक स्मार्टफोन्स, कैलकुलेटर्स, रनिंग बेल्स एंड ऑल। जितनी भी गैजेट्स एक्सेसरीज हैं जिन पे आप कर सकते हो कि दे कैन इमीडिएट रिजल्ट, आपको कोई भी एक्सेसरीज अलाउड नहीं है इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल, तो आपको वो कैरी करना ही नहीं है, नहीं तो आप बाहर रखोगे, मे बी दे गेट लॉस्ट एंड ऑल, सो डोंट कैरी विथ योरसेल्फ। तो ये चीजें नहीं करनी है। इवन आपके जो आप वाटर बॉटल भी लेते जाते हो तो वाटर बॉटल की कैप्स भी चेक करना, जो मार्कर्स वाली जो कैप्स होती है, बच्चे उसमें भी चिटिंग का कुछ लेके जाते हैं, तो माइट भी वो भी कैरी ना करने दी जाए आपको। तो सिंपल एज यू कैन ऐसे आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस में जाना है, ठीक है ना। कोई भी एक्सेसरीज, कोई भी गैजेट्स, पेंसिल बॉक्स चेक करके जाना, मे बी कोई चिट्स वगैरह ना बचे, बिकॉज यू विल बी कॉट इन
दैट CBSE एग्जामिनेशन, है ना। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं जो आपको करनी है। तो अब मैं थोड़ा सा एलोबरेट करूंगी कि कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होंगे, क्या क्या इसमें कैसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों क्या है, जो हम थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज जो हम लेते हैं, कभी क्या होता है कि बच्चे रट्टाफिकेशन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट को ही मैं सेकंड पॉइंट को डिस्कस कर रही हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस को अब बोर्ड एग्जामिनेशंस ने चेंज किया है पैटर्न, जिससे बच्चों की डेप्थ में नॉलेज को चेक किया जा सके, है ना। तो कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चंस मतलब जिसमें आपका ये निकल के आए कि अगर आपको किसी सिनेरियो दिया जाएगा और इसमें आपको सिनेरियो में आपको फाइंड आउट करना है कि आंसर क्या निकलेगा, है ना। जैसे कोई भी आपको, जैसे अगर मैं साइंस में एक एग्जांपल लूँ कि आपको ट्रांसपिरेशन के बारे में पूछना है, ट्रांसपिरेशन के बारे में पूछा जाए, तो इफ आपको केस दिया जाए कि द लीव्स मेक फूड थ्रू अ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, which process is there which helps in water conduction, वाटर कंडक्शन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में 1 मार्क्स में ऐसे पूछा जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे। तो ये नहीं कि पूरी थ्योरी लिखनी है आपको, नहीं। तो आपको किस तरह से लिखना है कि पहले तो आप पूरा अच्छे से बताओगे कि कंडक्टिंग टिश्यूज क्या होते हैं, ठीक है, कौन सा ऐसा टिश्यू है जो वाटर कंडक्ट करता है, वाटर कंडक्ट करने का क्या प्रोसीजर होता है। और जैसे देखो ये भी क्या है, अगर ये क्वेश्चन आएगा ना तो सिर्फ ये एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें 2-3 पार्ट्स आएंगे, ठीक है ना। जैसे आपसे हो सकता है पूछा जाए नेम द कंडक्टिंग टिश्यू, ठीक है, तो 1 वर्ड का आंसर हो जाएगा, 1 मार्क का हो गया, ठीक है। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज, या इस तरह से कि राइट द हाउ, मतलब जैसे आपको ट्रैकीज, वेसल्स वगैरह जो उसके फॉर्म्स हैं उसके बारे में पूछा जाए तो आपको पूरा बताना है, ठीक है। ये बच्चों थोड़ा सा अभी क्योंकि ये इंट्रोड्यूस हो रहा है तो आप भी थोड़े से यू विल टेक टाइम, ठीक है ना। आप भी कंफ्यूज हो गए कि किसमें कैसे क्वेश्चन में क्या लिखना है, लेकिन हाँ, क्योंकि ये 1-2 मार्क्स का है तो आपसे घुमा के नहीं पूछा जाएगा, जो भी है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाएगा। तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपसे क्या पूछा है और आपको क्या आंसर देना है। तो बी लिमिट टू योर वर्ड्स, बी लिमिट टू व्हाट द मार्क्स द क्वेश्चन कंटेन। जैसा क्वेश्चन मार्क कंटेन करता है उस हिसाब से हमको आंसर करना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये चीज आपकी जो बोर्ड में हो रही है आपको टाइम मैनेजमेंट भी सिखाएगी बच्चों, तो इट विल बी गुड फॉर फर्दर एग्जामिनेशन। बहुत जो कॉम्पिटिटिव बेस्ड एग्जामिनेशन आप आगे क्लासेस में फेस करोगे उसके लिए ये एक प्री प्रिपरेशन है, तो इट विल बी गुड फॉर यू फॉर द लाइफ टाइम ऑल्सो, ओके। नेक्स्ट बच्चों क्या है कि अगर मैं इसको डिस्कस करूं कि डेमोस्ट्रेट क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन पेपर का जो सीबीएसई ने अपना निकाला है कि किस तरह के क्वेश्चन कितने परसेंटेज कैरी करते हैं, तो फर्स्ट उसमें है कि जो डेमोस्ट्रेटिव क्वेश्चंस हैं, जो डेमोस्ट्रेटिव नॉलेज डेमोस्ट्रेशन, जैसे कोई एक डायग्राम है उसको डेमोस्ट्रेट करके उसके बारे में पूछना है, उसकी लेबलिंग करना है, उस तरह की जो नॉलेज वाले क्वेश्चंस हैं वो 46% बच्चों कैरी करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ कंसेप्ट जो होगा वो कैरी करता है 22%, कि आप किसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके अपना केस सॉल्व कर रहे हो तो वो 22% केस करता है। नेक्स्ट है फॉर्म्युलेट, एनालाइज और इवेल्युएट और क्रिएट, मतलब अगर आपको कोई सिनेरियो दिया गया तो आप उसको कैसे फॉर्मुलेट करके कैसा एग्जांपल निकाल के देते हो, आपने क्या एनालाइज किया कि क्या रिजल्ट निकला, उसको आप अप्लाई करके और क्या क्या सॉल्व कर सकते हो। ये इस तरह के क्वेश्चन 32% मार्क्स के होंगे, तो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन होगा 100% पेपर का, है ना। तो इस तरह से आपका पेपर डिवाइडेड होगा। जैसे मैं डेमोन्स्ट्रेट क्वेश्चंस की बात करूँ तो जो फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे केमिकल रिएक्शन पूछ लिया तो उस तरह का आप केमिकल रिएक्शन दोगे, तो केमिकल रिएक्शन अगर देते हैं तो उसमें सिंबल्स भी लिखे जाते हैं, ठीक है ना। और सिंबल्स लिखे जाते हैं, उसका पूरा एक नेम लिखा जाता है, नीचे नेम्स लिखे जाते हैं, क्या उसके कैटलिस्ट हैं, किस तरह का रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, इस तरह के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आपके डेमोन्स्ट्रेट करते हैं आपकी नॉलेज को। दूसरा एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, जो आपके कंसेप्ट्स को निकाल दें कि आपने जो भी पढ़ा है उसमें क्या कंसेप्ट है ना।
कंसेप्चुअल नॉलेज को निकालने वाले क्वेश्चन वो होते हैं आपके एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस। नेक्स्ट होते हैं आपके जो फॉर्मुलेट एनालाइज वाले जो होते हैं, जो तुम्हारी नॉलेज को अप्लाई करने वाले होते हैं, जो तुम्हारी नॉलेज जो तुमने पढ़ रखा है उसको तुम कैसे अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है, क्रिएट कर सकते हो, फॉर्मुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो उस तरह के क्वेश्चंस लास्ट वाले उसमें आते हैं। देखो बच्चों, ये तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन है। एक चीज और जो मैं डिस्कस करूंगी, जैसे तुम्हारा सेक्शन ई जो होता है, जो कि केस बेस्ड क्वेश्चन होता है, उस केस बेस्ड क्वेश्चन में 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना, 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो वो जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे वो 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी सब डिवाइडेड होंगे, ठीक है ना। उसमें आपको अगर लिखना है तो अगर एक्टिविटी बेस्ड है तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस लिखना पड़ेगा। उसमें डायग्राम पूछा गया, डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, उस डायग्राम की लेबलिंग करनी पड़ेगी। और अगर ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये मैं ओवरऑल साइंस के लिए ही बोल रही हूँ, नॉट ओनली फॉर बायोलॉजी, ठीक है ना। तो कोई डायग्राम है, और फिजिक्स में जैसे कोई थ्योरीज है, थ्योरीज को आप हैंड्स प्रूफ करते हो, तो इस तरह का पूरा आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। ट्रांसपरेशन नहीं, तुम सोच रहे होगे कि यार ये वाली डेफिनेशंस वाले फॉर्म्स तो आई ही नहीं, डेफिनेशंस वगैरह हम याद करते हैं, इतना पूरा उसकी लैंग्वेज ईयर लर्न करते हैं। तो उन क्वेश्चंस के लिए भी सीबीएसई बोर्ड ने एवरेज रखा है। उनके लिए एवरेज जो रखा है वो है 30%, मतलब 30% क्वेश्चंस जो ऐसे होंगे जिसमें आपसे डेफिनेशन सॉर्ट ऑफ पूछा जाएगा, और आप एक सॉर्टेड डेफिनेशंस लिख सकते हो। मतलब रेक्टिफिकेशन की अभी भी थोड़ी सी उम्मीद है ना। अगर तुम लोगों को आदत पड़ चुकी है अभी तक एग्जाम देते कि थोड़ा सा तो ऐसा होता है ना कि हम डेफिनेशंस को क्या ही अपने लैंग्वेज में लिखेंगे, इसमें क्या ही नॉलेज डेप्थ चेंज होगी, जो है वो है। तो हाँ, ये चीज भी आएगी, लेकिन इसका जो रिडक्शन हुआ है वो ये है कि अब ये पेपर में सिर्फ 30% आपके कैरी करेगी, ठीक है ना। तो इस पे एम्फेसाइज करने की जरूरत नहीं है, एम्फेसाइज करना है तो करो कि हम कैसे अपने सब्जेक्ट को, अपने टॉपिक को डेप्थ में पढ़े। अगर हमसे इस पार्ट में अगर एनालाइज करवा लिया गया कि अगर ऐसा हुआ तो कैसा होगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेगा तो हम कैसे करेंगे। इस तरह से अगर तुम टॉपिक पढ़ोगे बच्चों तो तुम्हें पेपर में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, पेपर टफ नहीं हुआ है, जो तुमने पढ़ा है वही आएगा, बस उसको पूछने का तरीका बदला गया है। ऐसा नहीं हो रहा है कि कुछ बाहर से आ रहा है। 10th का पेपर दे रहे हो तो तुमसे 12th का 11th का नहीं पूछा जा रहा है, पूछा तुमसे 10th का ही जा रहा है। बस बात क्या है कि उसका पैटर्न चेंज हुआ है, उसमें क्वेश्चन सब डिवाइडेड हुए हैं, जिससे तुम अपनी नॉलेज को आंक सको, और जो तुम बड़े बड़े आंसर्स दे के अपना टाइम वेस्ट करते थे उसको बचा सको, ठीक है ना। तो इतना डरना नहीं है, नो में अपने पेपर को देना है और डेप्थ में स्टडी करनी है हर टॉपिक में, जिससे तुमसे कुछ भी पूछा जाए तुम्हें आता हो। और सबसे अच्छी बात पता है बच्चों, सबसे ज्यादा खुशखबरी वाली बात यह है कि अगर तुम 4 मार्क्स के क्वेश्चन को, 5 मार्क्स के क्वेश्चन को अगर तुम्हें सब डिवाइडेड करने को मिले। अब जैसे क्या होता था पहले, जो पूरा बड़ा क्वेश्चन था, अगर तुमने थोड़ा सा भी गलत दे लिख दिया तो पूरे 5 नंबर तुम्हारे चले जाते थे। तो साइंस में तो पूरे मार्क्स वैसे भी नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सब डिवाइडेड किया है तो कोई ना कोई आंसर तो तुम तुक्का मार के अच्छा लिख ही दोगे, isn't it? मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारी नॉलेज काम आ जाएगी, कहीं ना कहीं तुम कुछ सही लिख दोगे। अगर तुमने थोड़ा सा भी पढ़ा है और उसको 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो एक पार्ट तो तुम सही करोगे ही करोगे, तो तुम्हें 1-2 नंबर तो मिल ही जाएगा, पूरा क्वेश्चन नहीं कटेगा तुम्हारा। तो इस चीज के लिए तुम रिलीव रह सकते हो और खुश हो सकते हो कि नहीं, मेरे को भी मार्क्स इस बार बहुत अच्छे स्कोर करना है ना। तो बी प्रिपेयर्ड। और ये सेक्शन डी, सेक्शन ई, ये जो बड़े बड़े सेक्शंस आते हैं इनमें केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तो ध्यान रखना इस बैच का, ठीक है। एक चीज जो मैं आपको बताना चाह रही थी वो, हाँ, कहाँ पर मार्क्स तुम्हारे कट नहीं होते। मैं थोड़ा बोर्ड को ही डिस्कस कर रही थी, तो मैंने सोचा बच्चों को थोड़ा सा ये भी बता दिया जाए। बच्चे बहुत नर्वस होते हैं कि बोर्ड में कहाँ मार्क्स कटे होते हैं। तो बच्चों जब एग्जामिनर चेक करता है, जैसे समझो अपने आप को गैस करो, जैसे मैं एग्जामिनर बन गया, तो मैं बनी हूँ एग्जामिनर, मैं हूँ, तो मैं एग्जामिनर हूँ, तो मैं क्या देखूंगी कि इस बच्चे ने बिल्कुल सीक्वेंशली अच्छे से पेपर किया है, अपना हर आंसर बड़े अच्छे से अटेम्प्ट किया है, बट सीक्वेंसली स्टेप बाय स्टेप सब चीजों को लिखा है, ठीक है, कोई कोड वर्ड्स यूज नहीं करे हैं, बड़ी अच्छे से राइटिंग भी अच्छी है, प्रेजेंटेशन भी अच्छा है। इवन जो सेक्शन ए, तो सेक्शन ए के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, नहीं कि तुम सेक्शन ए में बी और सी और डी और ई चले जा रहे हो, तो वो अगर तुम करोगे तो यू आर डिस्टर्बिंग दैट एग्जामिनर, इजंट इट। तो अगर मेरे सामने ऐसा पेपर होगा तो जो पेपर मुझे चेक करने में हेल्प करेगा, वो पेपर मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। आई विल लाइक टू चेक इट, आई विल लाइक टू गिव मार्क्स टू दैट पेपर। तो डोंट कंफ्यूज द एग्जामिनर, आपको प्रॉपरली अपना पेपर अटेंड करना है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है।
आपको एग्जामिनर को कंफ्यूज नहीं करना बच्चों, अच्छे से पेपर देना है अपने बिल्कुल। जैसे सेक्शन ए के अटेम्प्ट कर रहे हो, मान लिया कि तुम्हें सेक्शन ए में कुछ ऐसा है जो तुम्हें नहीं आ रहा है, ठीक है, तो क्या करोगे तुम, उसको सेपरेट पेपर को करके और फिर उसके बाद लास्ट में जब वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो उसमें सेक्शन ए को मेंशन करोगे कि सेक्शन ए का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर के साथ, ठीक है। दूसरी चीज बच्चों क्या होता है कि जो जहां पे तुम्हारे मार्क्स कटते हैं वो ये होता है कि तुमने थॉरोली पढ़ाई नहीं करी है। ये तो सबसे मैंडेटरी चीज है। अगर तुम पढ़ोगे ही नहीं और सोचोगे कि एग्जामिनर जो है बस मुझे लाइंस भरने के मार्क्स देगा, तो आजकल के जो एग्जाम पैटर्न हुआ है उसमें तो बिल्कुल कैंसिल है तुम्हारी ये सोच, ठीक है ना। ये तुम्हारी सोच बिल्कुल कैंसिल हो गई है, क्योंकि जो तुमने ढंग से पढ़ा है तुम उतना ही लिख पाओगे, उतना ही पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे और वही तुम प्रेजेंट कर पाओगे, उसी पे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो थॉरली तो पढ़ना ही है, पढ़ने से तुम भाग नहीं सकते, सारे टॉपिक्स को कवर करना है और ठीक है ना, अच्छे से करना है। नेक्स्ट चीज बच्चों क्या है कि सैंपल पेपर जरूर करना। एग्जाम में जाने से पहले तुमने पढ़ाई कर ली, तुमने अपने पढ़ाई का रिवीजन कर लिया, अब तुम्हें कितना आता है वो कैसे चेक होगा। जो ये सैंपल पेपर्स रहते हैं, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स रहते हैं, उनको सॉल्व किया करो, ठीक है। फिर आंसर्स को चेक किया करो, जो तुमने लिखा है और जो आंसर्स दिया है या जो आंसर्स होना चाहिए उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। बार बार करोगे ऐसा हो ही नहीं सकता। और पता है तुम्हें सबसे अच्छी बात क्या है, सीबीएसई बोर्ड की, क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जो कभी इतने सालों में पूछा ना गया हो। बस इट डिपेंड्स कि तुमने कितनी मेहनत करी है सैंपल पेपर्स सॉल्व करने में। तो सॉल्व करना है तुम्हें पेपर्स, तुम्हारा रिवीजन हो जाए, पहले तो जल्दी अपना सिलेबस निपटाओ, उनका रिवाइज रिवीजन करो अच्छे से और फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो। अलग अलग तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करो। माना पैटर्न अलग है लेकिन क्वेश्चंस तो वही है ना, सब सिलेबस तो वही है, तो वो सॉल्व करो अच्छे से, बढ़िया से स्टडीज करो। और जैसे हाँ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कुछ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। कोई एक्टिविटी जैसे केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री में क्या रहता है, ये केमिस्ट्री में तुम्हें पूरा फर्नेस वगैरह ये सब बनाना है, ठीक है। ये अब इसमें बताया कि ये वाला केमिकल निकला, ये केमिकल और किस तरीके से हमारे हेल्पफुल हो सकता है और किस किस जगह इस केमिकल का यूज हो सकता है, ठीक है ना। हम पढ़ते हैं ना एप्लीकेशंस ऑफ दिस केमिकल, ये कहाँ कहाँ यूज होता है, कौन सी इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में यूज होता है, तो ये सब तुम्हें पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। लिखो, पढ़ा होगा तो ही लिख पाओगे। अंत में जो मैं एंड कर रही वीडियोस को तो उसका यही है, पूरा द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि इन डेप्थ ऑफ द स्टडी इज रिक्वायर्ड टू गिव योर बोर्ड एग्जामिनेशन एट द बेस्ट लेवल। और तुम बहुत अच्छा पेपर दोगे, इस बार हमारा बहुत अच्छा पेपर आएगा और आगे आने वाली जनरेशंस को भी तुम बताओगे कि इन फर्स्ट थिंग व्हाट इज इंट्रोड्यूस्ड इन आवर टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन इज दिस एंड वी हैव क्रैक्ड दैट। और हमने क्रैक भी किया और बहुत अच्छा स्कोर भी किया, इसलिए बी कॉन्फिडेंट और बहुत अच्छे से अपना पेपर दो, अच्छा ही जाएगा। सब चीजें अच्छे से रिवाइज करके जाना, सैम्पल पेपर्स लगा के जाना, डेप्थ में नॉलेज पूछी जाएगी, ये मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ। तो अपने कंसेप्ट्स को बिल्कुल प्रोवोक रखना। और मैं बहुत सारे जल्दी आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस लेके जाऊंगी जिनसे आप रिवीजन कर सकते हो और रिवीजन करके आप अपना चेक कर सकते हो कि आपकी कैसी प्रिपरेशन है। थैंक you so much for watching this video. Keep aligned and keep watching my videos. Like, share and subscribe. Thank you so much. Bye-bye.